Welcome back, physics enthusiasts. I am Swati, and in this video, I'm going to discuss all comparative based concepts related to Coulomb's law. And in the following videos, we will discuss some numericals based on JEE and NEET. So stay tuned with me. Okay, तो स्टार्ट करते हैं Coulomb's law से. Coulomb's law जो था, कुलम्स ने हमें बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसा है. सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमने ले लिया Q1 और थोड़ी डिस्टेंस की दूरी पर हमने रख दिया Q2. ठीक है, अभी इन दोनों को लाइक चार्जेस ले लो, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं. तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये क्या होगा, दूर भागेगा. मतलब इसको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको देखूं तो ये दूर भागेगा, तो इधर भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है. दैट मीन्स दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं किसी फोर्स से. जब इनके पास चार्ज है तो ये हमारा फोर्स हो गया 1 के ऊपर 2 की वजह से, और ये फोर्स हो गया 2 पर 1 की वजह से. मैंने डिफरेंट चार्जेस ले लिए, एक मैंने ले लिया पॉजिटिव का और एक मैंने ले लिया नेगेटिव का. अनलाइक चार्जेस ले लिए. तो अनलाइक चार्जेस में भी हमने क्या देखा, इसको पकड़ा तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और जब इसको पकड़ा इसका फोर्स देखा तो इस डायरेक्शन में लग रहा था. तो हमने क्या नोटिस करा कि जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, फिर हमने इनका कुछ मास कंसीडर करा, इक्वल मास. इनका कुछ मास है, ठीक है, इन पे फोर्स लग रहा है तो ये भागेंगे, दैट मीन्स एक्सिलरेट करेंगे. ये एक्सिलरेशन और मास से हम फोर्स निकाल सकते थे. तो हमारे पास क्या निकल कर आया कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है. तो ये जो इंटरेक्शन था दो चार्जेस के बीच में वो कैसा फोर्स था, जो अपोजिट था डायरेक्शन में. ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड में आ रहा था. तो हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड था F21 का वो बराबर था F12 के, और डायरेक्शन अपोजिट थी. ठीक है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट का मतलब एक माइनस का साइन लगा दो. ठीक है, तो दैट मीन्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर. इक्वल फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, और अपोजिट है नेचर में. दूसरा हमें इसमें ये समझ में आया कि ये वाला फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, ये वाला फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, मतलब एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ओके, तो इक्वल अपोजिट फोर्स डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करे, दैट मीन्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करे. एक्शन रिएक्शन पेयर है, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, ये इसकी हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ में है. एक और चीज समझ में क्या, कि देखो इक्वल अपोजिट है, टू डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है वो हमेशा अलोंग द लाइन है जिसको हम चार्जेस को ज्वाइन करके करें. मतलब ये फोर्स ऐसे भी लग सकता था, लेट्स से टू डिफरेंट बॉडीज हैं तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, इक्वल है, अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इंटरेक्शन है वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा. उसको कैसे बिहेव करना पड़ेगा, अलोंग द लाइन, या तो यू या फिर यू. दैट मीन्स इसके साथ एक और चीज ऐड हुई, दैट मीन्स कि द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining two charges, joining two charges. ठीक है, और ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जो एक्ट्स अलोंग द लाइन लगते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटी. सेंट्रल फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस. ठीक है, जैसे हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, वैसा सा ही एक फोर्स जो चार्जेस की वजह से था. ग्रेविटेशन मास की वजह से आ रहा था
और ये वाला जो फोर्स है वो चार्ज की वजह से आ रहा है। जब एक बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए और वो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन करे जो बहुत रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी है, तो वो फोर्स कैसा था, इक्वल एंड अपोजिट था। जो बॉडी एक, जैसे ये बॉडी इस पे जो फोर्स लगा रही है वही बॉडी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में। चाहे लाइक ले लो चाहे लाइक ले लो, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है और अलोंग द लाइन लग रहा है। दैट मीन्स दे फॉर्म अ सेंट्रल फोर्स। जिस लाइन से दोनों ऑब्जेक्ट जुड़े हैं उस लाइन के क्रॉस ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो बाय एक्सपेरिमेंट हमने ये ऑब्जर्व करा कुलम्स ने बेसिकली कि ये जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कि जितना ज़्यादा चार्जेस हम बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, दूसरा हमने डिस्टेंस देखा, तो डिस्टेंस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स कम होता जाएगा, और कैसे कम हो रहा है, r की पावर 2 से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों पैरामीटर्स को कंबाइन करके जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया वो प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो वहां पे जो कांस्टेंट था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ओके, सो हमने ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इसको हमने चेंज करके एक और कांस्टेंट में बदल दिया जिसको हमने k कह दिया। अब अपन बात करते हैं इन कांस्टेंट्स की। k कॉलम्स कांस्टेंट था और एप्सिलॉन नॉट जो है ये एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस दैट मीन्स वैक्यूम, दैट मीन्स मीडियम का कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोल है। तो एक और जो फैक्टर था जो इस इंटरेक्शन को चेंज कर रहा था वो था मीडियम। दैट मीन्स डिफरेंट मीडियम्स के अंदर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसको भी अपन समझते हैं। इसकी जो वैल्यू निकल कर आई एप्सिलॉन नॉट की, वो बाय एक्सपेरिमेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट की बात करी जाए तो फोर्स नीचे आकर के ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है फ्री स्पेस में इधर रखी, 4 पाई की वैल्यू रखी और k की वैल्यू कैलकुलेट करी। सो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻9, यूनिट उल्टी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो ये इनकी वैल्यू है जो सीधा सीधा हमें याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक ऐसी चीज है जो मीडियम का असर इस इंटरेक्शन पे क्या होता है, कैसे होगा वो बताती है। ठीक है, कैसे होगा वो अपन समझते हैं बट होता है। इस k की वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। व्हाट इज दिस c? स्पीड ऑफ लाइट which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर करोगे 3 3 9, 8 2 16, 16 तो प्लस 16 एंड -7 विल गिव यू 9। ठीक है, तो ये एक और तरीका है जहां पर हम k की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, ये जो k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 ये SI सिस्टम के अंदर है एंड वैक्यूम में है। ठीक है, और अगर हम CGS एंड वैक्यूम के अंदर देखें तो k की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, बट माय सजेशन माय एडवाइस वुड बी कि इसी में वर्क करो। ठीक है, वरना तुम्हें चार्ज को भी चेंज करना पड़ेगा, डिस्टेंस को सबको चेंज करना पड़ेगा CGS में। सो इट्स बेटर कि तुम ऐसे ही में ले, वो ज़्यादा बेटर है, और यूज k टू बी 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो ये 1 2 हमारे पास थे कि कैसे कैसे वेरी करता है। एक और जो चीज है वो है मीडियम। ठीक है, कि मीडियम फोर्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो इन एनी अदर मीडियम ध्यान से समझना, जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर।
where this epsilon is your permittivity of that medium। मतलब हमने यहाँ पे अब एक मीडियम की बात कर ली जिसके अंदर हमने चार्जेस को रखा हुआ है एट सर्टेन डिस्टेंस। तो ये जो एप्सिलॉन है वो उस मीडियम की परमिटिविटी है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, अब ये अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। अगर हम वैक्यूम के अंदर बात करें तो वैक्यूम में जो फोर्स था वो था 1/4πε0 Q1/Q2/R²। These things will remain same but the permittivity will change। तो अगर इनका रेशियो जो होगा FV/FM वो क्या होगा, ε/ε0, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये सब कट जाएंगे और सिर्फ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। इस रेशियो को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर या फिर कप्पा। ओके, एंड व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर एंड कप्पा? दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस गिव्स यू दैट। ओके, तो अब यहां से अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है, FV force in vacuum upon force in medium is equals to एप्सिलॉन आर। मीडियम ऊपर गया, फोर्स इन मीडियम एप्सिलॉन आर गया, तो फोर्स जो किसी भी मीडियम में होगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ऑफ FV, ठीक है। या फिर हम इसको सीधा सा क्या लिख सकते हैं, FM फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर। That means your force decreases in any medium by the value of epsilon r, जो भी epsilon r की वैल्यू है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उससे वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ, मैक्सिमम हुआ वैक्यूम में, बाकी हर एक मीडियम में वो कम हो जाता है। इस एप्सिलॉन r की वैल्यूज अलग अलग मीडियम के लिए डिफाइन की गई है, विच यू कैन रिमेंबर। जैसे एप्सिलॉन r एयर के लिए कुछ 1.0054 समथिंग होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू वाटर के लिए कुछ 81 होती है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेटल्स के लिए जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनफाइनाइट होती है। दैट मीन्स फोर्स कितना हो जाएगा फिर, अगर हम मेटल्स के अंदर फोर्स की बात करें, एम मेटल है तो एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होगा, एनी थिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0। दैट मीन्स फोर्स, अगर हमने दो चार्जेस को मेटल के अंदर रखा गया है, मतलब उसके आजू बाजू का जो मीडियम है वो मेटल है, तो वहां पे उसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। इसका मैकेनिज्म और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम कंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और वो सब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में इसी यूनिट की, तो वहां पर आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर फोर्स रिलेटेड विथ मीडियम, कि अगर हम मीडियम में रखते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बाय द एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम और एक इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर मैं तुम्हें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल समझाती हूँ कि कैसे कर सकते हैं, साथ में डायरेक्शन कैसे समझ सकते हैं। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, दैट मीन्स ये दो चार्जेस रखे गए हैं, Q1 की कुछ वैल्यू है से 3 माइक्रोकलम, Q2 की वैल्यू है से -5 माइक्रोकलम, सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। वैक्यूम में रखा हुआ है, नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो कि Q1 Q2/R², ठीक है। अब अगर इसी सिस्टम को किसी मीडियम में रख दूं और उसकी हमें गिवन हो लेट से एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो तुम पहचान सकते हो कि तुम्हें रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है या परमिटिविटी किसी मीडियम की गिवन है। तो अगर तुम्हें एप्सिलॉन आर गिवन है लेट से 100, तो तुम क्या करोगे,
कि पहले वैक्यूम का फोर्स निकालो, सिंपल कंडीशन से के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख के, और फिर जो भी वैल्यू आई एफ वी की, फोर्स इन वैक्यूम, उसको इस एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। बट अगर तुम्हें एप्सिलॉन गिवन है, दैट इज परमिटिविटी गिवन है, तो कुछ भी गिवन हो सकती है, लेट्स से 7 इंटू 10⁻11, ठीक है, देन इन दैट केस आइदर फाइंड एप्सिलॉन आर, पहले एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देना 8.85 इंटू 10⁻12, इसकी वैल्यू डाल देना, एप्सिलॉन आर निकालना, एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। और नहीं डायरेक्ट करना है तो सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाना मीडियम के लिए, जिसमें 1/4 यही एप्सिलॉन की वैल्यू डाल देना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उसके हिसाब से तुम्हारा फॉर्मूला डिसाइड होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। कई बार तुम्हें ये गिवन होगा कि ये पूछा जाता है तो सीधा रेशियोज को डिवाइड करके निकाल देना, कभी फोर्स इन मीडियम गिवन है, फोर्स इन वैक्यूम गिवन है, उसको डिवाइड करके एप्सिलॉन आर निकाल देना, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें किस तरीके से यूज करनी है, और तब पता होगा जब उस पर्टिकुलर का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है कि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन क्या और एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है जो यूनिटलेस है, एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी है जिसकी यूनिट है, इसकी यूनिट भी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जो एप्सिलॉन नॉट की है, दोनों सेम है, इस वजह से एप्सिलॉन आर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके आगे एक और चीज को समझो। सपोज करो तुम्हारे पास यहां पर एक चार्ज रखा गया है Q0, ठीक है, एंड R01 के डिस्टेंस पर यहाँ पे एक और चार्ज रखा गया है, लेट्स से -Q1। तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी मैं समझा रही हूँ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये फोर्स हो गया 0 पे 1 की वजह से, ठीक है। नाउ इसी के पास मैंने एक और यहाँ पे चार्ज रख दिया Q2 पॉजिटिव का, एट अ डिस्टेंस ऑफ R01, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो मतलब, और जो फोर्स है वो अलोंग द लाइन ही लगेगा, तो सीधे इस लाइन के क्रॉस इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा 0 पे 2 की वजह से, राइट। अब सपोज करो यहाँ पे एक और चार्ज आ गया Q3 पॉजिटिव का, ठीक है, या चलो नेगेटिव का ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एट अ डिस्टेंस ऑफ R03 से, तो अभी भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा 03 अलोंग द लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स है F01, ये सिर्फ डिपेंड करे Q0 पे, Q1 पे और R01 पे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस किया, और इन दो चार्जेस में, यहाँ पे मैं Q2 रख दूं, Q3 रख दूं, Q4 Q5 कितने भी चार्जेस रख दूं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो है दिस पर्टिकुलर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2 एंड Q3, ठीक है। इसको Q2 Q3 कितने डिस्टेंस पर है, पास में, दूर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये लग रहा है 03 में, तो Q1 से, और Q2 से इसको कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, ये इंडिपेंडेंट होगा 1 से और 3 से। तो ये एक चीज आती है कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। कितने चार्जेस रख दो, लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो वही रहेगा, आसपास के चार्जेस से चेंज नहीं होगा। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज independent of the presence or absence of any other charge,
चार्ज, ठीक है। लेकिन जो ये वाला फोर्स है Q0, Q0, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो 3 की वजह से लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, और फोर्सेस वेक्टर्स होते हैं। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से। और अगर 4-5 और होते तो होता। इन दोनों का हम निकालेंगे रिजल्टेंट, वो कहीं इनकी डायगनली आएगा, फिर इसका और उस रिजल्टेंट का निकालेंगे। तो जैसे हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, बिल्कुल वेक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वेक्टर्स जैसे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। 11th की मैकेनिक्स, इस चीज को, इस लॉ को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जो नेट फोर्स है ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स कि द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट is equal to the vector sum of all the forces acting on it due to individual charges, ठीक है। तो ये दो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, हमें वेक्टर करना है एंड द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है। और एक पर्टिकुलर चार्ज पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम जो है वो उसका नेट फोर्स होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आपसे मिनिमम की बात करी जाए तो फोर्स जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है के Q1 Q2 by R²। तो एट एनी डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस जो मिनिमम फोर्स होगा उसके लिए तुम Q1 और जो Q2 का चार्ज है वो मिनिमम रख सकते हो, दैट इज E इज द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जो तुम्हारा मिनिमम फोर्स हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस, वो हो जाएगी ke² by R², ठीक है। जेई में आया था एक बार, जेई का है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि मिनिमम जो है वो अपन E² कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करें, सपोज करो कि आपके पास एक सिस्टम है 3 चार्जेस का जो प्लेस है एट सेम डिस्टेंस पर, ये Q Q Q, तीनों Q है, सेम चार्जेस है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से, मतलब इक्विलेटरल पर है। इसके ऊपर मुझे एफ नेट निकालना है, ठीक है, इसका मुझे एफ नेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगेगा कितने का, Q Q चार्ज है, डिस्टेंस ए है, तो ये जाएगा KQ² by A², ठीक है। यू कैन वर्क लाइक दैट डायरेक्शन के साथ, कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन बताओगी तो तुम वेक्टर लॉ लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन चेक करके डायरेक्शन देखना है कि ये इसको उधर धक्का दे रहा है। सिमिलरली ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, फोर्स कितना लगेगा, KQ² by A², दोनों फोर्सेस सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा डायगोनली वेक्टर लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो वेक्टर लॉ लगा दो, इनके बीच में एंगल कितना है, ये 60 डिग्री का है इक्विलेटरल, तो ये भी 60 होगा, दोनों फोर्सेस सेम है, तो एफ नेट निकाल लो, दोनों का एफ ही रख दो, F² + F² + 2F² cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल,
1113, तो ये हो जाएगा √3f। ये चीजें याद रखने की है। डायगनली लगेगा इसके, और कितना लग रहा है एफ नेट इसके ऊपर, √3f। एफ की वैल्यू क्या है, KQ²/A²। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना आना चाहिए। अगर जब तुम CBSE सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे होगे, देन यू हैव टू शो एवरीथिंग, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, यू हैव टू completely mention each and everything since it's a subjective. But for J आपको ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसी को हम एक अगर स्क्वायर में देखें, ठीक है, आधा काम तुम डायरेक्शन से करोगे एंड फिर बाकी यू कैन यूज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपन सेम चार्जेस रख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ, इस पे नेट फोर्स कैसे होगा, ये स्क्वायर है, सारी साइड सेम मान लेते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस एंड दिस पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, इधर गया, क्या फोर्स लग रहा है, KQ²/A²। ये भी रिपेल करेगा, इधर जाएगा, क्या फोर्स लग रहा है, KQ²/A²। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 है, A² + A² का √2 है। यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा KQ² और √2a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो F नेट तुम्हारा हो जाएगा S² + F² + 2F² cos 90। cos 90 0, ये टर्म पूरा 0, तो ये 2F² दैट इज √2f। ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में है ही, तो टोटल F नेट कितना हो जाएगा, √2, F इज KQ²/A² प्लस KQ² 2a²। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट है, तुम चाहो तो इसके अंदर रिजॉल्व करके भी कर सकते हो आईजे की कैप में। जैसे कि यहाँ पे एक इधर डायरेक्शन में फोर्स है, एक इधर है और एक इधर है, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। इसको रिजॉल्व कर लो, इस वाले फोर्स को, ये नाम दे दो F1, इसको नाम दे दो F2, इसको नाम दे दो F3। ठीक है, तो इधर रिजॉल्व होगा तो आ जाएगा F2 cos 45 डिग्री, आधा 45 होगा, और इधर रिजॉल्व करोगे तो आ जाएगा F2 sin 45 डिग्री, तो तुम्हारे पास आ जाएगा F1 + F2 cos 45 डिग्री आई कैप लॉन्ग एक्स एक्सिस, और F3 + F2 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो नेट फोर्स होगा वो आईजे के कंपोनेंट्स में आ जाएगा, और इसको भी तुम्हें सॉल्व करना आता है। यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, अगर जब गिवन होगी तो वैल्यूज डाल देना, वरना तुम वेरिएबल्स की फॉर्म में छोड़ सकते हो। अगर तुम इसको माइनस जे कैप, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है, वैल्यूज डालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे होता है, ये fx है, ये fy है, तो √of fx² + fy²। ठीक है, डायरेक्शन निकालने, fy/fx कर दो, डायगोनली इधर ही आएगी। ठीक है, तो अगर जल्दी काम करना है डायरेक्शन से काम करो। तुम बता सकते हो कि अलोंग डायगोनल लग रहा है, अगर तुम्हें मार्क्स है तो मतलब ये सारे डिमेंशन मार्क है, तुम बोलोगे अलोंग BD लग रहा है। ठीक है, या अलोंग अलोंग DB लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन वर्क एज पर द क्वेश्चन आस्क यू। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या और तरीके हैं आईजे के गैप में, तो भी कर सकते हो, रिजॉल्व करके रिजल्ट निकालना उस हिसाब से कर सकते हो, डायरेक्शन को ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में समझो कि आपके पास ये जो स्क्वायर है, सारे चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, और बीच में चार्ज रखा गया है Q, इस पे फोर्स लगाओ, तो सारे पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव, ये फोर्स इधर गया, इसकी वजह से फोर्स इधर गया, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि चार्जेस दोनों सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, कैंसिल आउट, इसकी वजह से फोर्स इधर गया, इसकी वजह से फोर्स इधर गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे F नेट कितना हो गया, सीधा सीधा 0 ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने इस वाले चार्ज को माइनस कर दिया, तो हुआ क्या,
कि ये दो तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, बट इसकी वजह से इधर है और ये नेगेटिव है तो ये अब इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इस साइड आ गया, ठीक है। अब इसको भी माइनस कर दो तो इसका फोर्स किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। सो यू कैन चेक साइन के हिसाब से कि पहले अट्रैक्शन रिपल्शन है, उसके हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो, एंड वेंस यू गेट डायरेक्शंस तो तुम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। सो इजी है, फटाफट से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे पेंटागन आ गया, हेक्सागन आ गया, लेट्स से हेक्सागन है, हर जगह चार्जेस रखे गए हैं सेम, ठीक है, बीच में पूछा है तो सिमेट्री से 0 हो जाएगा। ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड पे पूछा गया है, यहाँ पे इक्वल चार्जेस है तो भी क्या हो जाएगा 0, सिमेट्री है। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर तुम्हें इतना कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, सीधा 0 हो जाएगा। एक चार्ज कर दिया, बाकी सबसे 0 हो जाएगा, बस इसकी वजह से रह जाएगा, बाकी उनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो डिस्टेंसेस हैं वो भी हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल करेंगे। तो उससे पहले मैं जो डिस्टेंसेस है उसमें ही मैं तुम्हें समझा दूंगी, तो ये सब याद रख लेना। जैसे ट्रायंगल में सेंट्रोइड का डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कॉलम्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, दैट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अलग अलग टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़े हैं तुमने। एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिसके अंदर जो वर्क डन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल वैल्यू पे करते हैं, एंड वी कैन डिफाइन, एंड देयर इज अ पोटेंशियल फॉर दिस फोर्स। You can define a term potential across this force। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे और इसको इसमें पढ़ेंगे डीप में, तो तुम्हें मैं बताऊंगी कि हाउ इट्स कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज, ओके, कूलम्ब्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म में देखें, दैट मीन्स कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो कि चार्जेस के पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि ये रखा गया है A1, B1 और C1 पर, और दूसरा रखा गया है A2, B2 एंड C2 पे, मीन्स यू हैव द कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो तुम सीधा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ध्यान से समझना। इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा R1 जो होगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, C1 K कैप, A1 I कैप, B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और ये R2 पोजीशन वेक्टर पे है, ठीक है। इनको जब ज्वाइन करोगे तो लेट से R21 है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव जो इस डायरेक्शन में है। नाउ अगर मैं इस R21 को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। कैसे, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, तो R21 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो हमें जिसका भी पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे 2 पे फोर्स 1 की वजह से जो लग रहा है, तो 2 के कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट के कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो, सिंपल। और इसके क्रॉस जो फोर्स है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R21 का कैप, और R21 की कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर R21 का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करेंगे तो इस 2 से मल्टीप्लाई होके वो 3 हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से इसका नोटेशन आया कि अगर तुम्हें R21 से निकालना है तो K Q1 Q2 और R2 माइनस R1 वेक्टर कर दो, नॉट मैग्नीट्यूड, ठीक है, और R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब कर दो, और 1 2 निकालना है तो R1 में से 2 को माइनस कर दो, K Q1 Q2
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ठीक है, सो दिस इज वेरी बेसिक वेक्टर चीज ही है और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस काफी बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके अंदर मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोसेट्स कंबाइन हो। ठीक है, एंड वैसे इलेक्ट्रोसेट इटसेल्फ देखी जाए तो बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जब इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं देन बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब मैकेनिक्स की चीज़ इसके अंदर आ जाती है तो वो फिर कंबाइंड क्वेश्चंस एंड वो सब अच्छे लेवल के बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम तुम काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे कि जब फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स जीरो है। ठीक है, तो इसमें भी यही है, दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज जीरो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक सिस्टम में जितने चार्जेस हैं सबके ऊपर फोर्स जीरो, तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इफ ऑल द चार्जेस इन अ सिस्टम have to be zero, then the system is in equilibrium. System is in equilibrium. ठीक है, एक सिंपल सी टिप बता देती हूँ मैं तुम्हें कि जब तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और ये Q1 Q2 कैसे चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस हैं, ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगी तभी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम के अंदर हमें एक और चार्ज लेकर आना है जिससे वो इक्विलिब्रियम पे रहे। तो हमने यहाँ पे एक थर्ड चार्ज लेकर आएंगे, और वो जो थर्ड चार्ज आएगा जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे, जिससे उस पर नेट फोर्स जीरो रहे, वो इनके बीच में होगा। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? लेट से ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के, तो इसको हम पॉजिटिव पे लिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। जब डायरेक्शन अपोजिट आ गई तो वी कैन फाइंड अ प्लेस जहाँ पे फोर्स भी जीरो हो। पर अगर डायरेक्शन ही अपोजिट नहीं होगी, डायरेक्शन ही सेम होगी, तो हम फोर्स को कभी भी जीरो नहीं कर सकते। अगर ये नेगेटिव भी है तभी भी प्लस माइनस अट्रैक्ट, तो दो लाइक चार्जेस के बीच में ही हम एक थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें उस पर फोर्स जीरो लगे, और वो किसके पास होगा? वो क्लोज टू दैट चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि ज्यादा से दूर जाएगा और कम की ज्यादा पास होगा तभी वहां पे फोर्स जीरो मिलेगा। और अगर आपके पास दो चार्जेस अनलाइक नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो, दैट इज अनलाइक। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी थर्ड चार्ज को, वो बाहर मिलेगी। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हमें मिली, Q1 के पास ही मिल सकती थी, लेकिन ये Q उसके पास रहेगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा पहले के जैसे। ठीक है, सो इट इज मोर क्लोजर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन ये लाई करेगा आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम में तो है, बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, वो चेक करना है। ठीक है, तो हाउ यू कैन स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो ध्यान से समझना। सपोज करो आपने इस चार्ज को मूव करवाया, ये यहाँ पर इस स्टेट पर उसको इक्विलिब्रियम था, दैट मीन्स यहाँ पर उसका एफ नेट जीरो था। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा मूव करवा करके यहाँ पे करा, कहीं पे भी मूव करवा सकते हो, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, कहीं पे भी करवा सकते हो। मूव करवाने के बाद अगर ये वापस अपनी जगह पर आ जाए, मूव करवाया, अब उस पर फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स जीरो है, यहाँ तो नहीं है, बट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है कि वापस उसको अपनी जगह पे खींच रहा है। ठीक है, वापस इधर ले आ रहा है जहाँ पे एफ नेट जीरो है, तब तो वो क्या होगा? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, दैट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? इफ ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक to its
इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर वो आ रहा है तो वो स्टेबल है, लेकिन डिस्टर्ब करवाने के बाद उस पर ऐसा फोर्स लगा कि वापस आने की बजाय और दूर चला गया, देन इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा? एक अनस्टेबल। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड, आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब के बाद अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला जाए तो वो अनस्टेबल है, और अगर कहीं मूव ना करे, चेंज करवाया जाकर के वापस वहीं बैठ गया, तो वो फिर न्यूट्रल है, डज नॉट मूव। ठीक है, डजंट मूव ऑन, ये डजंट मूव, तो वो आपके पास न्यूट्रल है। तो इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसा है, तो वो हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, एक मैं तुम्हें इसका एग्जांपल समझा देती हूँ, बाकी वो सारी चीज़ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जिसके अंदर अपन कंप्लीट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कंसिडर करो कि ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, सब पे पॉजिटिव क्यू चार्जेस रखे गए हैं और एक सेंटर में हमारे पास चार्ज रखा गया है कैपिटल क्यू। ठीक है, पहले तो ड्यू टू सिमेट्री जीरो होगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है ये वाला चार्ज। तो क्या करें, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा यहां ले आए, इसके अलॉन्ग हमने शिफ्ट करा, तो हुआ क्या, यहां पे फोर्स और यहाँ का फोर्स, ठीक है, डिस्टेंस कम हो गया थोड़ा सा, इधर का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा, इसका फोर्स इधर जा रहा है, इससे जो फोर्स है वो इधर जा रहा है, इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा। बट ये डिस्टेंस कम हुआ है और ये डिस्टेंस बड़ा है, दूर गया इससे, तो ये वाला फोर्स तो ज्यादा होगा, तो ये वापस अपनी जगह पर इसको खींचेगा। ठीक है, नाउ अगर हम इसको कहीं पे भी ऊपर मूव करवाए, जैसे अगर मैं इसको यहाँ नीचे लेकर आऊं तभी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, इधर लेकर आऊं तभी भी आएगा, तो हर डायरेक्शन में ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। पर मैंने इसको अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई मूव करवाया है, अब अलोंग जेड करवाती हूँ। तो जेड कैसे होगा कि जो आपका प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे चार्जेस रखे गए हैं, वो इधर था, अब हमने ऐसे और ऐसे मूव करवाया, वो हम ऊपर मूव करवाते हैं। तो जब ये ऊपर मूव करेगा तो ये होगा क्या कि ये जो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, इसे यहाँ चार्ज क्यू ऊपर गया, ये सब पॉजिटिव चार्जेस रखे गए हैं यहाँ पे, राइट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे उनका रिजल्टेंट बाहर की तरफ जाएगा सबका। ठीक है, जैसे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स अपर जाएगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा कुछ, तो ये नीचे आने की बजाय प्लेन से वो ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स इस सिचुएशन में जब उसको अलोंग जेड एक्सिस हम मूव करवा रहे हैं तब वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, दैट मीन्स दिस इज अनस्टेबल। तो हमें एक्स, वाई और जेड तीनों के अलोंग मूव करवा के देखना है कि वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं तुम्हारे स्टेबल और अनस्टेबल पे। और इक्विलिब्रियम के अंदर हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट फोर्सेस को करेंगे, जैसे कि एक चार्ज हवा में है, तो हवा में क्यों होगा, उसके ऊपर एक नीचे ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, उनको बैलेंस करना, और फ्रिक्शन के साथ एंड सेंट्रीपिटल के साथ, ऐसे हम डिफरेंट फोर्सेस को भी इक्विलिब्रियम में लाएंगे विथ इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी जो जेईई बेस्ड है, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 1 में ठीक, और पार्ट 2 में और हाई लेवल वाले क्वेश्चंस।